नमस्कार। आज हम भारतीय कानून के एक बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली अधिकार पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हर नागरिक को पता होना ही चाहिए। और वो है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सोचिए, ये कानून की तरफ से हमें मिली एक ऐसी ढाल है जो हमें अपनी और दूसरों की जान और संपत्ति की रक्षा करने की इजाजत देती है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, हमारे सामने आज दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का असल में मतलब क्या है, और दूसरा, जो कि बहुत गंभीर है, वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां हैं जब ये अधिकार किसी हमलावर की जान लेने तक की इजाजत दे देता है। चलिए इन दोनों ही बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कोई कानूनी छूट नहीं है, बल्कि यह आत्मसंरक्षण यानी खुद को बचाने के हमारे प्राकृतिक अधिकार को कानूनी मान्यता देता है। हमारा कानून इस बात को मानता है कि हर इंसान को किसी भी गैरकानूनी हमले से खुद को, अपने आसपास के लोगों को और अपनी संपत्ति को बचाने का पूरा पूरा हक है। अच्छा, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 एक बहुत ही मजबूत बात कहती है। ये साफ साफ कहती है कि अगर कोई भी काम निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है तो उसे अपराध माने नहीं जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून आपको माफ कर रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि कानून आपके उस काम को अपराध की श्रेणी में रखता ही नहीं है। ये एक कानूनी सुरक्षा है जो कहती है कि अपनी रक्षा करना आपका अधिकार है, कोई अपराध नहीं। तो ये अधिकार कितना बड़ा है, इसका दायरा क्या है? धारा 97 इसे बिल्कुल साफ कर देती है। इसके तहत किसी भी इंसान को दो तरह की सुरक्षा का अधिकार मिलता है। पहला, अपने शरीर और किसी भी दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना। मतलब अगर आप पर या आपके पास खड़े किसी अनजान व्यक्ति पर भी कोई हमला करता है तो आप बचाव कर सकते हैं। और दूसरा, अपनी या किसी और की चल या अचल संपत्ति, मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की रक्षा करना, जैसे कि चोरी, लूट या घर में जबरदस्ती घुसने से। तो ये अधिकार सिर्फ अपनी सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें दूसरों की मदद करने का भी अधिकार देता है। लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। ये एक तलवार की तरह है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बचाव के लिए हो सकता है, बदला लेने या हमला करने के लिए नहीं। इसीलिए कानून ने इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सीमाएं और कुछ अपवाद बनाए हैं। चलिए अब उन स्थितियों को बहुत ध्यान से समझते हैं जहां निजी प्रतिरक्षा का अधिकार लागू नहीं होता। तो धारा 99 वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। पहला, अगर कोई लोक सेवक जैसे कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके खिलाफ आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो किसी लोक सेवक के निर्देश पर काम कर रहा हो। तीसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, अगर किसी के पास सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस से मदद मांगने का पूरा समय और मौका है तो उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये अधिकार तभी मिलता है जब खतरा अचानक हो और मदद बुलाने का वक्त ना हो। और चौथा, आत्मरक्षा में आप सिर्फ उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जितनी उस समय वाकई जरूरत हो। मतलब खतरे और बचाव के बीच एक संतुलन होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल आपकी आत्मरक्षा को ही अपराध बना सकता है। अब हम इस अधिकार के सबसे गंभीर और संवेदनशील हिस्से पर आ रहे हैं। वो कौन सी चरम परिस्थितियां हैं जब कानून एक व्यक्ति को अपनी या किसी और की जान बचाने के लिए हमलावर की जान लेने तक की इजाजत दे देता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और कानून इसे बहुत ही सावधानी से और कुछ गिनी चुनी स्थितियों में ही लागू करता है। धारा 100 में उन 6 स्थितियों को गिनाया गया है। पहला, अगर हमला ऐसा हो जिससे ये वाजिब डर पैदा हो जाए कि अब जान नहीं बचेगी। दूसरा, अगर हमले से गंभीर शारीरिक चोट, जिसे ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, जैसे हड्डी टूटना या किसी अंग का हमेशा के लिए खराब हो जाना, इसका खतरा हो। तीसरा, बलात्कार करने के इरादे से किया गया हमला। चौथा, अप्राकृतिक वासना को पूरा करने के इरादे से किया गया हमला। पांचवा, किसी को किडनैप या अगवा करने के इरादे से किया गया हमला। और छठा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी जगह गलत तरीके से बंधक बना लिया गया हो जहां से वो अधिकारियों से संपर्क ही नहीं कर सकता। सिर्फ इन 6 मामलों में कानून मानता है कि खतरा इतना बड़ा है कि आत्मरक्षा में हमलावर की जान लेना भी सही है। अगर कानून की ये बारीक जानकारी आपको मददगार लग रही है और आप इसे आसानी से समझ पा रहे हैं तो कृपया इस कोशिश के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी ऐसी ही जरूरी कानूनी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें।
जिस तरह शरीर की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की अनुमति है, ठीक उसी तरह कुछ खास और गंभीर परिस्थितियों में संपत्ति की रक्षा के लिए भी हमलावर की मृत्यु कानूनन सही ठहराया जा सकता है। चलिए अब उन स्थितियों को भी ध्यान से देखते हैं। धारा 103 के मुताबिक संपत्ति की रक्षा में जान लेने का अधिकार 4 मामलों में मिलता है। पहला है लूट यानी रॉबरी, जिसमें सिर्फ चोरी नहीं बल्कि हिंसा या हिंसा का डर भी शामिल होता है। दूसरा है रात के समय घर में सेंधमारी, कानून रात के समय कुछ ज्यादा गंभीर मानता है। तीसरा है किसी ऐसे घर, तंबू या जहाज में जानबूझकर आग लगा देना जो रहने या संपत्ति रखने के काम आता हो। और चौथा चोरी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या घर में घुसना जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे ये वाजिब डर पैदा हो कि अगर आत्मरक्षा नहीं की गई तो हमलावर मौत या गंभीर चोट पहुंचा सकता है। अब तक हमने कानूनी सिद्धांतों और धाराओं की बात की, लेकिन ये सिद्धांत असल दुनिया में अदालतों में कैसे लागू होते हैं, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ असली केस स्टडीज को देखना। इनसे हमें उचित बल और अत्यधिक बल के बीच का जो बारीक सा फर्क है वो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। चलिए इन मामलों को और करीब से देखते हैं। गोकुल बाबरी के मामले में एक व्यक्ति ने रात में चोरी कर रही एक कमजोर महिला की हत्या कर दी। कोर्ट ने कहा कि खतरा सिर्फ थोड़ी सी चोरी का था, जबकि जवाब में जान ही ले ली गई। यहां इस्तेमाल किया गया बल खतरे के अनुपात में बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरह दरवांगीर के मामले में एक व्यक्ति ने घर में पकड़े गए चोर को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो भाग न सके। कोर्ट ने यहां भी इसे अत्यधिक बल माना, क्योंकि चोर को रोकने के और भी तरीके हो सकते थे। उसकी जान लेना बचाव नहीं बल्कि सजा देना बन गया। और वन चौकीदार का मामला तो आत्मरक्षा का है ही नहीं, ये तो क्रूरता का एक साफ उदाहरण है। ये सभी मामले हमें एक ही सबक सिखाते हैं। आत्मरक्षा में इस्तेमाल किया गया बल हमेशा खतरे के बराबर या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं। एक और बहुत ही जरूरी सवाल ये उठता है कि निजी प्रतिरक्षा का ये अधिकार आखिर शुरू कब होता है और खत्म कब हो जाता है। इसकी एक समय सीमा है। ऐसा नहीं है कि ये अधिकार हमेशा बना रहता है। कानून ने इसके लिए भी एकदम स्पष्ट नियम बनाए हैं। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। शरीर की रक्षा के मामले में धारा 102 कहती है कि ये अधिकार ठीक उसी पल शुरू हो जाता है जब शरीर पर खतरे की वाजिब आशंका पैदा होती है। वाजिब आशंका मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी आम इंसान खतरा महसूस करेगा। जैसे अगर कोई चाकू दिखाकर आपकी तरफ बढ़ रहा है तो खतरा उसी पल शुरू हो गया, भले ही उसने अभी तक आपको छुआ ना हो। और ये अधिकार तब तक बना रहता है जब तक खतरे की वो आशंका बनी रहती है। जैसे ही खतरा टल जाता है ये अधिकार भी तुरंत खत्म हो जाता है। और जब बात संपत्ति की आती है तो ये समय सीमा अपराध के हिसाब से बदलती है। धारा 105 के अनुसार चोरी के खिलाफ यह अधिकार तब तक रहता है जब तक चोर संपत्ति के साथ भाग न जाए या पुलिस की मदद न मिल जाए। लूट के खिलाफ यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक लुटेरा मौत या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो या उसका डर बना हुआ है। आपराधिक अत्याचार यानी घर या जमीन में अवैध रूप से घुसने के मामले में यह अधिकार तब तक रहता है जब तक अपराधी वहां मौजूद है। और रात में सेंधमारी के खिलाफ यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी घर के अंदर मौजूद है। इन समय सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन न करे और आत्मरक्षा का सही और कानूनी तरीके से ही इस्तेमाल करे।